हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी का अपने इस परिवार में जो है स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर जो है व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम एक ऐसी क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर वो महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे जो एग्जाम के अंदर जो है निश्चित आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे उन साइंस के फैक्ट के बारे में। किसके बारे में? साइंस के जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जो आपको पिछली एग्जाम्स जो आपने दी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आगामी जो एग्जाम्स आने वाली हैं उनके अंदर भी आने की संभावना 100% रहती है। टू द पॉइंट हम वन लाइनर जो फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखो, शॉर्ट फैक्ट ओनली फॉर वन लाइनर जो है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और जंतु वर्ग का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित जो है यहाँ पे फैक्ट रहने वाले हैं। तो पहला फैक्ट आता है कि किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। वह कौन सा जीव है जिसके अंदर रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वह श्वसन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रा। दूसरा नंबर का आता है कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है आपका कि हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो कौन सा है? प्रचलन अंग किसका? हाइड्रा का। कौन सा हो जाएगा? किल्स है, याद रखना। ठीक है। 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। क्या है? एक समुद्री जीव हो जाएगा। कौन? परवाल। उसके बाद में 5वां फैक्ट आता है आपके सामने, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? आरिलिया को जाना जाता है। आरिलिया को जाना जाता है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आता है कि समुद्री जो एनीमोन है उसके नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि समुद्री जो एनीमोन है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन हो जाएगा? मेट्रीडियम। मेट्रीडियम। प्रोटोगेसेस मैन ऑफ वॉर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? फाइसेलिया। फाइसेलिया। इसके बाद में आता है अमृतत्व का गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा के अंदर। अमृतत्व का गुण किसमें पाया जाता है? सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। और अमृतत्व का गुण पाया जाता है किसमें? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक मिलेगा हाइड्रा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 9 कि चिपटे जो कृमि हैं उनको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? आपको बताना है किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो प्लेटी हेलमिन्थीज के अंदर। कौन सा संघ है? प्लेटी हेलमिन्थीज के अंदर। देखिए ये साइंस के जो शब्द हैं वो ऐसे ही हैं, बड़े अटपटे शब्द आते हैं, इनको आपको जो है ध्यान से देखना है और जो शब्द समझ में नहीं आए उसको अपनी जो कॉपी है उसके मेन हेडिंग पे लिख लिए ताकि वो बार बार जो है अपनी नजर में आता रहे, ताकि ये याद हो जाए। बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो जो ये शब्द हैं वो भी अपन को जो है हैबिट में आ जाएंगे और थोड़े कम जो है वो सही हो जाएंगे बोलने के अंदर। वरना ये क्या है, काफी बड़े बड़े नाम है जैसे प्लेटी हेलमिन्थीज, तो ऐसे नाम साइंस में आएंगे। अब इसके बाद में आता है फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? कौन सा? फीताकृमि। फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? किस संघ का? तो वही क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिन्थीज जो संघ है उसी का जो है क्या है? एक प्राणी है फीताकृमि। इसके बाद में आता है कि कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? फीताकृमि। फीताकृमि जो है ये मानव मात्र के लिए जो है उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आता है कि किसके अधपके मांस खाने से
फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि जो है वो मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो किसके? सूअर के मांस को। किसके मांस को? सूअर के मांस को खाने से जो है, जो ये फीताकृमि है वो मनुष्य की आंत में पहुंचता है। आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है कि गोलकृमि या सूत्रकृमि, गोलकृमि या सूत्रकृमि जो है उसको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोलकृमि या सूत्रकृमि को जो है किस संघ के अंतर्गत जो है रखा गया है, यह आपको बताना है। निमेथेलेमिन्थीज, नाम ऐसे ही है, निमेथेलेमिन्थीज के संघ के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन आता है, स्केरिक्स द्वारा मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्केरिस नामक जो मनुष्य में जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एस्केरियसिस जो नामक रोग है वो उत्पन्न होता है। एस्केरियसिस नामक जो रोग है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे फाइलेरिया नामक जो रोग है वो उत्पन्न होता है। फाइलेरिया जो नामक रोग है वो किससे उत्पन्न होता है? तो विचेरिया नामक जो है बैनक्राफ्टी से यह जो रोग है वो उत्पन्न होता है। इसके बाद में आता है एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में, यानी कि एस्केरिक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो मनुष्य की आंत के अंदर जो है पाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 पे देखेंगे फेरिटिमा पोस्थुमा निम्नजन में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है? केंचुए का। अब देखो केंचुआ जिसको किसान का मित्र कहते हैं, केंचुआ किसान का मित्र, केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेरिटिमा पोस्थुमा निम्नज। ये क्या हो जाएगा? केंचुए का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो मोस्ट लगा के लिख लो, इसको आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक होता है? केंचुए के अंदर कौन सा रक्त वर्णक जो है पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा रक्त वर्णक पाया जाता है? हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो रक्त वर्णक है वो केंचुए के अंदर जो है पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट आता है अपना दूसरा आता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 1 वर्गीकरण पार्ट नंबर 1 का, कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया जो परजीवी है तथा अमीबा जो है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ जो श्रेणी है उसके अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा की। अमीबा की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि चप्पल की जो आकृति का जंतु है वो कौन सा होता है? यानी कि जो चप्पल की जो आकृति होती है उस आकृति का जो है प्रकृति के अंदर कौन सा जीव पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है चप्पल की आकृति का जीव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि अमीबा का जो प्रसलन अंग है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है अमीबा का प्रसलन अंग? कूटपाद। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है अपने पास वो है कि हरा जो प्रोटोजोआ है उसके नाम से किसे जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? युगलीना को जो है जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि पौधा और जो जंतु है उनके बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। यानी पौधे और जो जंतु उन दोनों के बीच में जो योजक कड़ी जो है वो कौन सी पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है? युगलीना। युगलीना जो है पौधे और जो जंतु है, युगलीना पौधे और जो जंतु है उसके दोनों के बीच की जो योजक कड़ी है वो युगलीना होती है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए जो हिस्टोलिटिका जो कहाँ पाया जाता है? हिस्टोलिटिका जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आंत के अंदर पाया जाता है।
उसके बाद में आता है कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, कौन सा हो जाएगा? एंट अमीबा। एंट अमीबा जो प्रोटोजोआ है वो पेचिस के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है? मलेरिया जो बुखार है वो उत्पन्न करने वाला कौन सा प्रोटोजोआ होता है? आपको याद रखना है कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि काला अजार, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा होता है? काला अजार जो प्रोटोजोआ है वो उत्पन्न करता है कौन सा? लिस्मेनिया। याद रखना है कौन सा हो जाएगा? लिस्मेनिया जो प्रोटोजोआ है वो काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है कि निद्रा रोग पैदा करता है, जो नींद जो ज्यादा आने का जो कारण है वो क्या हो जाता है? कौन सा रोग निद्रा ज्यादा आने का, वो कौन सा करता है? ट्रिप्रेनोसोमा। कौन सा? ट्रिप्रेनोसोमा जो नामक जो रोग है उससे क्या आती है? ज्यादा नींद आने का कारण यही होता है। क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद में 12 कि मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय एरोगजनक परजीवी जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? ई कोलाई। क्या हो जाएगा? ई कोलाई। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्लाइड पे और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों? अमीबा जो होती है उनके अंदर कूटपाद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि जो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं। यानी अमीबा के अंदर जब भोजन ग्रहण करता है तो उसके अंदर भी कूटपाद जो है काम आते हैं और उसके प्रचलन के लिए भी जो है कूटपाद उपयोग में लेता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 14। मच्छर में जो है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में जो मलेरिया का जो जीवन चक्र वो किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक था जिसने मच्छर में मलेरिया का जो जीवन चक्र है वो खोजा था। क्वेश्चन नंबर आता है अपने पास 15 और 15 के अंदर है कि जापान में जो उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है वो क्या है? यानी जापान के अंदर किसी को गिफ्ट के रूप में जो है वो क्या दिया जाता है वो आपको देखना है। और क्या दिया जाता है वहां पे? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो है उपहार स्वरूप जो है जापान के अंदर दिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है अपने पास 16 क्वेश्चन का है कि वीनस जो होता है उसके फूलों की डलियों के नाम से जाना जाता है। वीनस के फूलों की जो डलिया है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? यूप्लेक्टेला को। यूप्लेक्टेला को ही जो है वीनस के फूलों की जो डलिया है उसके रूप में जाना जाता है और उसे जापान में उपहार स्वरूप जो है भेंट किया जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 17। स्पेंजो के शरीर पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पेंजो के ऊपर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और वो जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के ऊपर जो बड़ा छिद्र है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? एस्कुलम कहलाता है। एस्कुलम कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन यहां तक ही थे। उसके बाद में जो है साइंस का अगला जो फैक्ट रहता है अपने पास वो रहता है किससे? प्रदूषण से संबंधित। वो तो थे वर्गीकरण से संबंधित जिसके अंदर हमने जीवों के बारे में चर्चा की, जितने भी जो जीव थे उनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट पार्ट 2 आता है प्रदूषण का। प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंदर पहला फैक्ट आता है अपने पास, वो आता है कि नदियों में जो जल प्रदूषण की माप है वो किसके द्वारा की जाती है? यानी कि नदियों के अंदर जो जल प्रदूषण है उसका मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है उसके आधार पर जो है हम जल का जो है प्रदूषण माप सकते हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपने पास कि कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, कि वह कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो कौन सी गैस हो जाएगी, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा फैक्ट आता है कि कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। कौन सा है जो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, H2। H2 जो है वो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर आता है 5 कि कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, कि वह कौन सा है जिसके अंदर जो है ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, जेट उड़ान। जेट जो होते हैं उनके द्वारा जो है वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होती है, यानी अत्यधिक मात्रा में जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर है अपने पास 6। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस 6 के अंदर देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय जो पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, नागपुर के अंदर। याद रखना कहाँ स्थित है, नागपुर के अंदर। याद रखना मोस्ट कि राष्ट्रीय जो पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान है वो नागपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है, नागपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने पास और वो रहने वाला है मानव जनित पर्यावरण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव के द्वारा जो प्रदूषण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परजैविक। परजैविक। क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपने पास कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। वायुमंडल में जिस जो ओजोन परत जो है अपनी, उस ओजोन परत के अंदर जो एक छिद्र पाए गए हैं, तो वो छिद्र जो है कहाँ पाए गए हैं, वो तो कहाँ पाए गए हैं, अंटार्कटिक जो है उस अंटार्कटिक महासागर के, अंटार्कटिक के ऊपर जो है पाए गए हैं। 1 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, इतने नोट कर लो आप इनको। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, अंटार्कटिका के अंदर जो है ये छिद्र यहाँ हमको देखने को मिले हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है, कि वह कौन सी गैस है जो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है। तो कौन सी गैस होती है, CO2 और जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस है वो इसके लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो किसे अवशोषित करती है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, कौन सी, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको जो है अवशोषित करती है और उनको जो है पृथ्वी पर जो है गिरने से रोकती है। कौन सी परत हो जाएगी, वो ओजोन परत हो जाएगी। उसके बाद में आता है 11वां क्वेश्चन अपने पास कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण से होती है। तेजाब जो वर्षा पर्यावरण है उसमें प्रदूषण से होती है, क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 उसके अंदर होती है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12 कि ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द, कौन सा शब्द आ गया अपने पास, ब्राउन एयर जो शब्द है, उस ब्राउन एयर शब्द का जो है प्रयोग हम किसके लिए किया जाता है या किसके लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, प्रकाश रासायनिक जो धुआं है, प्रकाश रासायनिक जो धुआं है उसके लिए जो है यह ब्राउन एयर जो शब्द है वो प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि कौन सा जैव निम्नीकरण है। इन कौन सा जैव निम्नीकरण है? कागज। कागज क्या है? एक जैव निम्नीकरण है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन 14 आता है कि फ्लाई एश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। कि जो फ्लाई एश वातावरण प्रदूषक जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो किसके द्वारा? थर्मल जो पावर होता है उस थर्मल पावर के द्वारा जो है प्रदूषित होता है। किसके द्वारा? थर्मल पावर के द्वारा, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है? तो वाहित जो मल होता है वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या होता है? तो क्या होता है? एक गौण प्रदूषक होता है। क्या होता है? गौण प्रदूषक होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आता है अपने पास कि सबसे खतरनाक जो वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? सबसे खतरनाक जो वायु प्रदूषण करता है वो कौन सा पदार्थ करता है? तो कौन सा पदार्थ करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो आज जो इस वीडियो के अंदर हमने जाने जो साइंस के फैक्ट जिनके अंदर जो है प्रदूषण से संबंधित हमने जो चर्चा की, और इनके अलावा जो वर्गीकरण, पादपों के वर्गीकरण से संबंधित जो हमने चर्चा की उनके बारे में। तो आशा करता हूं आपको क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को एक दो बार रिवाइज करके जरूर देखना, क्योंकि जो साइंस के जो ये शब्द हैं ये जल्दी से समझ में नहीं आते। आप एक दो बार रिवीजन मतलब कि वीडियो को पॉज करके देखोगे तो आपको समझ में भी आएंगे, और इन शब्दों को जो है आप नोट करना ताकि ये बार बार नजर में आएंगे तो याद रह जाएंगे। और ये एग्जाम के अंदर ऐसे शब्द हैं जो सीधे आपको जो है एग्जाम में ऐसे कैसे दिखेंगे और आप इन क्वेश्चनों को जो है सही कर पाओगे। तो आज हमने इनके बारे में चर्चा की। ये रणभूमि सीरीज जिसके अंदर जो है आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, पटवार हो, एलडीसी हो, इसके अलावा ग्रुप डी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर। साइंस तो आपको भी पता है सभी के अंदर आती है आजकल और बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी रही। अगर अच्छी लगी हो तो ऐसा ही फैक्ट जो वीडियो है मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी फैक्ट वीडियो और लाई जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।